तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर और मेरी इस क्लास के अंदर। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ये मेरी आशा है आपसे। ठीक है। और देखो भाई लोग, बात सिंपल है। हम पढ़ेंगे 10th क्लास की जो साइंस की क्लासेज हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर के शायद 2 क्लासेज भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और आराम से समझेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है। कोई जल्दी करने वाला है तो वही देखो, उसको पहले बोलता हूँ वो निकल जाए आराम से। ठीक है। मेरा यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जल्दी से पढ़ा दो, वो करवा दो। अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करना है। ठीक है। एग्जाम आपकी अभी थोड़ा टाइम बचा है, सफिशिएंट है। और क्लास जैसे ही हो जाएगी तो हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी होते हैं, उनको सारों को हम करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन। तो चलिए मेरे साथ में। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट क्या है इसके अंदर आप समझेंगे। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब सबसे पहले बात आती है कि भैया ये क्या होता है। ठीक है। एकदम बेसिक से चलूंगा मैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है। आराम से क्लियर करेंगे, समझा। अब देखो, सबसे पहले उनको बता देता हूँ मैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ। ठीक है। देखना, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक या एक से अधिक चीजें मिलकर या फिर तत्व मिलकर के किसी दूसरे तत्व का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है। वो तो आती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के, उत्पाद मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो तो आती है रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं बोल देता हूँ दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का ही पार्ट है ये। ठीक है। तो क्या होता है रासायनिक समीकरण, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर अभिकारक और उत्पाद को, उसके जो भी तत्व है उनको प्रतीक चिन्हों के साथ में लिखा जाता है, और क्या होता है संतुलित किया जाता है। और जो भी हमें समीकरण मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है। आराम से पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज़ को समझेंगे और चलते हुए जाएंगे। ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने बताइए आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसको लिखेंगे कि जब किन्हीं दो या दो से अधिक उत्पादों को, अधिक तत्वों या पदार्थों, या जो भी आप बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पदार्थों को मिलाने पर, कैसा करने पर, मिलाने पर किसका निर्माण होता है, किसी नए उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है। उत्पाद का निर्माण होता है, यही आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये तो थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर पदार्थ मिलकर के किसी तीसरे यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या क्या होता है वो समझेंगे पहले हम। अब रासायनिक केमिकल के अंदर पहले क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल को अगर समझें तो देखिए, जैसे हमारे पास में क्या है, H2 है, और H2 के अंदर जैसे ही हम किसको, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में तीसरे उत्पाद का मतलब है, हमारे पास में क्या निकला, H2O निकला। ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, H2 क्या है, यहाँ पर गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन फॉर्मेशन किसका हुआ, फॉर्मेशन हुआ द्रव का, और द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ और हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो मैंने अभी क्या बताया कि इसमें दो या दो से अधिक तत्वों का, पदार्थों का मिलाने पर किसी नए उत्पाद का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। समझ में आ गया। आगे हम समझेंगे इसके अंदर, जैसे मैं और बता दूं आपको, जैसे आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस का
O2 जैसे मैं बता दूं मैग्नीशियम प्लस का O2, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया मैंने तो क्या बना मेरे पास में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, ये तो थे इसके रासायनिक अभिक्रिया को समझने के तरीके। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा आपको रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, रासायनिक अभिक्रिया पर जो भी भौतिक घटनाएं होती हैं, परिघटनाएं होती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं भौतिक परिघटनाएं कौन सी होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपकी ऊर्ध्वापातन हो गई, ऊर्ध्वापातन हो गई, ठीक है, आपकी जो भी है उत्प्लावन वाली हो गई, अपकेंद्रीकरण हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं, ऐसे जो भी भौतिक परिवर्तन है, इनका कोई भी प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, इस पर रासायनिक अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं इसके उदाहरण की बात करूं, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से है, समझना है कि एक चीज़ को ध्यान से समझते जाना है, क्योंकि किसी चीज़ की जल्दी नहीं है हमें। अब इसके अंदर है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन से होते हैं उसको मैं समझाऊंगा, पहले उसको समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जैसे आपका हो गया किसी भी चीज़ में, जैसे पानी का गर्म होना, पानी का गर्म होना, भोजन का पकना भी एक प्रक्रम ही है, भोजन का पकना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया। ठीक है, जैसे ये समीकरण हो गए। और जैसे पौधे के अंदर कोई भी भोजन की प्रक्रिया है उसको भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, एक समीकरण ही है। ठीक है, ये तो थे इसके उदाहरण। अब मैं समझाऊंगा इसके अंतर्गत कौन सी आते हैं, चीज़ें आती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन। अब क्या होता है, जैसे ही कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मतलब कि सामान्यतः हमें बहुत सारे उसके अंदर चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। अब कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। पहला आपका होता है इसके अंदर अवस्था का परिवर्तन, जैसे कोई द्रवावस्था है उससे उष्मा बन जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना, सॉलिड में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। सेकंड जिसकी है इसके अंदर परिवर्तन वो आपका रंग का परिवर्तन हो गया। ठीक है, तीसरा इसके अंदर तापमान का परिवर्तन हो गया, और चौथा आपका जो भी है वो है गैसों का परिवर्तन। अब देखिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कौन सा है और इसको कैसे कैसे हम समझेंगे। पहला क्या बताया मैंने अभी आपको, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया अभी, रंगों में परिवर्तन, अर्थात रंग में परिवर्तन। जो भी विलीन है, जो भी तत्व है, जो भी पदार्थ है उसके रंग में परिवर्तन भी हो जाता है। तीसरा मैंने क्या बताया आपका, तापमान में परिवर्तन बताया, तापमान में परिवर्तन। और सबसे लास्ट मैंने क्या बताया, गैसों में परिवर्तन, गैसीय अवस्था या फिर गैसों में परिवर्तन, गैसों में परिवर्तन। ठीक है, ये थे परिवर्तन। तो मोस्टली जो चीज़ें समझाने वाली थी वो समझ गए आप। पहली कौन सी थी बताया मैंने, अवस्था में परिवर्तन। जैसे सॉलिड अवस्था है, जैसे ठोस अवस्था है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम बर्फ़ है, बर्फ़ को जैसे हम उबालते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है ना उसका, वो तो हो गया होगा अवस्था में परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती को जलाते हैं, रंगों में परिवर्तन। अब रंग की मैं बात करूं, जैसे लोहा है उसके ऊपर आप उसको नमी के संपर्क में ले जाते हैं तो उसके अंदर जंग आता है। जंग जैसे आता है तो वो कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना। पहले कैसा था, मतलब कि डार्क ब्लैक था ना, वो ब्राउन हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, उसमें रंग परिवर्तन हो गया। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उन्हीं में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, इसकी बात करें रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक समीकरण के अंदर दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्ट सम्मिलित होते हैं, दो चीज़ें इसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है तो समझ लेना रासायनिक समीकरण कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण है वो किससे मिलकर बनती है, एक तो आपका होता है अभिकारक। ध्यान से देखना एक एक चीज़ को, कभी मजाक में मत ले लेना, हर चीज़ समझनी है। एक तो होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अब कुछ कहेंगे ये तो हमें आता है,
आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझो, ठीक है। वैसे तो आप बोलेंगे हम किताब से ही पढ़ सकते हैं, तो किताब से पढ़ो ना जा करके, क्यों टाइम खराब करो अपना। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना वो कहीं भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसके अंदर है अभिकारक। अब अभिकारक का मेन मतलब क्या होता है वो पहले समझना जरूरी है कि अभिकारक होता क्या चीज़ है, ठीक है। रिएक्टेंट, रिएक्शन के अंदर जो भी कारक होते हैं वो अभिकारक होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ या यौगिक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं भाई। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रक्रम है उसको करने में जो भी क्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब सेकंड जो है इसके अंदर मोस्ट चीज है वो है आपकी उत्पाद। भाई उत्पाद वह है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर, रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद, संपन्न होने पर हमें जो प्राप्त होता है, हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कैसे कह सकते हैं, या फिर किस किस नाम से जान सकते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं, PRODUCT, ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं। ये हो गया उत्पाद, तो समझ में आ गया। अब जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे Mg प्लस का O2 है, तो ये क्या बना, MgO बना, ठीक है, MgO बनाना। अब इसमें आपका डाउट क्लियर कर देता हूं मैं, ये तो आपका हो जाएगा अभिकारक, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और ये मेरे पास में जो भी हमें मिला उत्पाद, ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, समझना ध्यान से। अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अभी समझने वाला है और अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उस चीज़ को आपको समझना, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। अगर ये आपको ये समझ में आ गया ना तो सारा का सारा टॉपिक क्लियर है, मतलब सारा का सारा चैप्टर क्लियर है, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप समझेंगे। वो पार्ट कैसा है, कौन सा है, रासायनिक समीकरण। क्या बताया मैंने, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब बोलोगे भैया अभी तो मैं आपने हमको बताया था कि जिसमें उत्पाद होता है, जिसमें अभिकारक होता है, वो रासायनिक समीकरण होती है। हाँ वो मैंने बताया था, लेकिन अब हमें समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और उसके बाद में समझेंगे रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हमें समझना जरूरी है, एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक, अभिकारक व उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ, भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखकर, अवस्थाओं के साथ लिखकर या फिर दर्शाकर, लिखकर संपन्न कराया जाता है, संपन्न कराया जाता है। अब अवस्थाओं के जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन से होते हैं, मतलब अवस्थाओं को दर्शाने के लिए हम बेसिकली किन का यूज करते हैं, प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं। अब वो प्रतीक चिन्ह कौन से होते हैं उनको समझेंगे। जैसे मैं बात करूँ आपका, अब अवस्थाएं कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी सॉलिड, कौन सी होती है, सॉलिड मतलब का ठोस। एक होती है आपकी लिक्विड मतलब द्रव अवस्था, और एक होती है आपकी गैसेज मतलब
गैस अवस्था। ठीक है, ये है अवस्थाएं। अब ये जो अवस्थाएं हैं उनका प्रतीक चिन्ह लगा करके जो भी हमारे पास में पदार्थ है, तत्व है, उसको हम दर्शा करके एक समीकरण संपन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको तो हम एस से डिनोट करेंगे, इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसको हम करते हैं जी से। ठीक है, ये है इनके प्रतीक चिन्ह। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्या समझेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो है रासायनिक। अब हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इसके अंदर क्या होता है, एक चीज आती है, दो चीज आती है इसके अंदर। पहली वाली तो होती है आपकी कंकाली समीकरण। कौन सी होती है? कंकाली समीकरण। दूसरी होती है संतुलित समीकरण। अब कंकाली समीकरण कौन सी होती है और संतुलित समीकरण कौन सी होती है, ये समझना जरूरी है। इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लेना, नोट करते हुए जाना है, कॉपी पेन आपको साथ में रखना है, एक एक चीज का नोट बनाना है। ठीक है, अब कंकाली समीकरण क्या होता है उसको समझेंगे। कंकाली समीकरण वह समीकरण होती है जिसके अंदर आपका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। अर्थात ऐसी समीकरण जिसका दायां पक्ष मतलब अभिकारक वाला समूह है और उत्पाद वाला समूह है, दोनों क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो, वो समीकरण कौन सी कहलाती है? आपकी कंकाली समीकरण कहलाती है। मतलब असंतुलित समीकरण क्या होती है? कंकाली समीकरण कहलाती है। ठीक है, और दूसरी जो है वो है आपकी संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण क्या होती है उसको समझेंगे। संतुलित समीकरण को मैंने बताया कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की मात्रा समान हो, अर्थात समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हो, वो क्या कहलाता है? आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। अब मैं आपको 3 या 4 संतुलित समीकरण बताता हूं, उनको संतुलित कैसे करना है, वो कंकाली समीकरण रहेंगी, उनको संतुलित कैसे करना है वो आप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। ठीक है, तो अब आपके सामने मैंने 4 रासायनिक समीकरण में लेकर के आया हूं। अब हमको पहले तो ये पता लगाना है कि जो दी गई समीकरण है, जो भी आपके रासायनिक समीकरण मैंने दी है, जो भी लिखी है, वो पहले तो ये जाननी है कि ये कंकाली समीकरण है या फिर संतुलित समीकरण है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें बेसिकली 2 चीज़ें करनी होती है। ठीक है, एक साइड में क्या होता है? उत्पाद होता है, दूसरी साइड में क्या होता है? अभिकारक होता है। अभिकारक और उत्पाद। हमें क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद की दोनों की जो संख्या है, जो भी परमाणु की संख्या है, तत्वों की जो संख्याएं हैं, उनको चेक करेंगे। अगर वो दोनों साइड में समान है तो हम क्या कहना चाहेंगे कि वो दोनों जो अभिक्रिया है, जो भी हमारे पास समीकरण दिए हुए वो क्या है? संतुलित है। अगर दोनों साइडें समान नहीं है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखना, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा मैं, आराम से समझना है। कुछ लोग कहेंगे यार समझ में नहीं आ रही है तो हमें चीज़ें, अरे समझ में आएगा, आराम से देखो आप। ठीक है ना, देखो अब मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक छोटी सी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बस ज़रूरत है तो वो इस चीज़ की है कि आपको देखना है और समझना है। ठीक है, देखने से काम नहीं चलेगा और समझना भी पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो देखिए, पहला हम प्रोसेस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम, वो ये है, ये हमारे पास में है ए वाली साइड है, ये वाली साइड हमारे पास में बी वाली साइड है। हम क्या कर रहे हैं? ये कंकाली समीकरण है, इसकी जांच करेंगे कि ये संतुलित समीकरण है या नहीं है। क्या पता कोई समीकरण पहले से संतुलित हो। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं पार्ट बनाने वाला आपका, पहले ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर कौन से वो लिख दो आप। पहला आपका हो जाएगा हाइड्रोजन कितने है इसके अंदर?
एक है। नाइट्रोजन कितने हैं इसके अंदर, एक है। ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पर, 3 है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। ये ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करूँ किसकी, ए पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट की। इसके अंदर देखो कैल्शियम, कैल्शियम कितने हैं, एक है। अब देखो यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन जो है आपकी वो भी कितनी है, 2 है। ये हमारे पास में हो गया ए का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब आगे चलेंगे, बी बढ़ाएंगे। बी का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखो, कैल्शियम कितने हैं, एक है। नाइट्रोजन कितना है, देखो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 3 पार्ट यहाँ थे और 2 या 3 दूनी 6, मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 6। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फिर है अगला बी पार्ट के अंदर अगला, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब हम दोनों साइड को मैच करेंगे, मैच करेंगे तो देखेंगे कि क्या इसके अंदर दिक्कत है और क्या हमको क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए एक साइड में। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की कमी है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हो गया ये वाला, इसको देखेंगे। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो इसके अंदर कितना है, नाइट्रोजन 2 है। तो भाई यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गया, तो ये भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 6 और 1 7 हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी करना पड़ेगा चेंज हमें। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। तो 3 दूनी 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, ठीक है। और एक 7, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है। पहले हम इसको नया बनाते हैं, वो नया देखते क्या होता है। इसके अंदर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। नाइट्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो इसको 4 बनाने क्या करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हुए, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हुए, जैसे मैं यहाँ 2 से मल्टीपल करता हूँ तो क्या हो गए, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, 6 ये हैं, 2 ये है, कितने हो जाएंगे, 8 है। तो इसको देखो यहाँ पर 6 तो ये रहे और ऑक्सीजन 2 ये रहे, 8 हो गए, ठीक है। फिर मतलब ऑक्सीजन वाला काम पूरा है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 ये हैं, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन इधर भी कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया, नाइट्रोजन। अब कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम कितना है, 1 है, तो यह भी हो गया, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो दोनों साइड के हमारे पास में समान है। तो हमारे पास में जो फाइनल जो हमारे पास में संतुलित समीकरण मिलती है वो क्या क्या मिलती है वो समझेंगे। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हमारे पास में आ जाएगा 2HNO3 प्लस, यहाँ पर क्या था, क्या सेकंड पार्ट में नहीं किया ना, तो ऐसा कैसा रख देंगे, CaOH2 एरो लगाया। इसके अंदर क्या था, क्या थर्ड पार्ट में, बी में फर्स्ट पार्ट नहीं किया ना, तो ऐसा कैसा रख देंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 वाले में क्या था ना, 2 से मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 2H2O। ये है हमारे पास में संतुलित समीकरण और ये है कंकाली समीकरण। संतुलित कर दिया, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा वाला कैसे करना है, सही सेम का सेम ऐसा का तरीका आपको लगाना है। ए पार्ट के अंदर हम देखेंगे सोडियम कितना है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन भी कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो सेकंड ए पार्ट के अंदर सेकंड पार्ट जो है वो है क्या आपका है, वो कौन सा है, वो है हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। सेकंड पार्ट बी में देखो नाइट्रोजन के सोडियम कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। बी पार्ट में सेकंड पार्ट क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अब मैच करो, जैसे हम मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सी साइड बराबर नहीं है। वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम देखो, सोडियम के परमाणु कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, सोडियम 2 है। तो मतलब सीधा सिंपल पड़ा, ये तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सोडियम में 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 1 5, यहाँ पर 2 2 और 4 6 हो गए ना ऑक्सीजन, ये कितने हैं, 4 1 5 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं,
2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया, जैसे हमको मल्टीप्लाई करेंगे इसी को 2 से, तो हमारे पास में क्या आया, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब चेक करो, नाइट्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 ये रहा और 2 4 ये रहा, कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर चेक करो, 4 और 2 6, ऑक्सीजन में 6 हो गए। फिर हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना है, 1 और 2 ये कितना हो गया, 3, मतलब 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। इधर भी कितने हैं, 2 और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब हमारे पास में बचा सल्फर, सल्फर को चेक करो, सल्फर कितने हैं, यहाँ पर 1 है और सल्फर यहाँ भी कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो हमें संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुई, वो ये हुई, देखो आपको लिखना है, इसको मल्टीप्लाई किया था ना 2 से, तो हो जाएगा 2NaOH प्लस का H2SO4 इज इक्वल, हमारे पास में क्या आया, इस पार्ट को हमने मल्टीपल नहीं किया, तो Na2SO4 प्लस का 2H2O, ये हमारे पास में क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक मैं करके बताता हूँ और एक आप खुद करेंगे। ठीक है, SW ले लेना। ठीक है, इसको चेक करेंगे। थर्ड है जो है हमारे पास में, वो है NaCl। तो यहाँ पर चेक करो, ए पार्ट के अंदर सोडियम कितने हैं, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। सेकेंड पार्ट चेक करो, सिल्वर कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ठीक है, सेकंड पार्ट बी में चेक करो, ये बी वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो सिल्वर कितना है, 1 है। Cl कहते हैं मतलब क्लोरीन कितना है, 1 है। ठीक है, बी पार्ट में सेकंड है, सोडियम कितना है, 1 है। नाइट्रोजन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। चेक करो, हमको यहाँ पर मिलान करना है कि दोनों साइड में चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चेक करेंगे, सोडियम कितना है, 1, और एक ये रहा, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, सोडियम है 1, तो यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 1 है। ठीक है, क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन भी कितना है, 3 है। सिल्वर कितनी है, 1 है, तो सिल्वर भी 1 है। और नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 है। तो मेरे ख्याल से ये समीकरण पहले से संतुलित है और ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। अब ये आपको एक को खुद करनी है, सेम इसी प्रोसेस से करनी है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो आई होप सारे के सारे जो भी मैंने आज को आपको बताया है, पढ़ाया है, अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसके नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ यहीं तक। और जैसे मैं अगली क्लास की बात करूं, तो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जो भी उनके प्रकार होते हैं, कि कौन से प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन हो गई, अपचयन हो गई, उपचयन हो गई, रेडॉक्स हो गई। ठीक है, इन सभी अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और साथ ही हम करेंगे जो लास्ट क्लास जो आएगी, इसकी थर्ड वाली क्लास, उसके अंदर पढ़ेंगे जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड हमारी थर्ड क्लास रहेगी। मान के चलिए एक टॉपिक की आपको 3 क्लासें मिलेंगी और मतलब कि 40 डेज के अंदर आपका सिलेबस कवर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसे लगी मेरे बच्चों, उसको ध्यान बताना जरूर, कमेंट करके जरूर बताना। कोई दिक्कत हो तो हमें उसको 16 अगली क्लास के अंदर जरूर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और बने रहना वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।